एक बार की बात है, संजना का पति बहुत दूर शहर में काम करता था और यहाँ संजना अपनी सास सावित्री के साथ रहती थी। संजना के शादी के 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसके घर में उसे देखने रिश्तेदार आते जाते रहते थे। इस वजह से ना चाहते हुए भी संजना को रोज सज धज कर तैयार होकर बैठना पड़ता था। एक दिन सावित्री संजना से कहती है, अरे संजना बहू, आज कोई भारी सी बनारसी साड़ी पहन लियो और अच्छे से सज धज कर तैयार हो जाइयो, क्योंकि आज घर पर तुम्हारे ससुर जी के चाचा चाची आ रहे हैं। माँ जी, ससुर जी के चाचा चाची मुझे देखने आ रहे हैं या मेरी बनारसी साड़ी को? मैं नॉर्मल कपड़ों में भी तो उन सबसे मिल सकती हूँ ना, फिर इतना सजने की क्या जरूरत है? मुझसे हर रोज इतना सज धज कर नहीं बैठा जाता। अरे बहू, ऐसा मत बोल। अगर तू एकदम बन ठन कर लोगों के सामने नहीं गई तो मेरी नाक कट जाएगी। संजना को अपनी सास की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तभी संजना को अपने कमरे में एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है। संजना अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, माँ जी, ये छोटा सा बॉक्स किसका है? अरे ये छोटा सा बॉक्स तो मेरी सास का है। मरने से पहले वो मुझे देकर गई थी, लेकिन मैंने कभी इसको खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। तू भी रख दे किसी कोने में। इतना बोलकर सावित्री चली जाती है, लेकिन सावित्री के जाने के बाद संजना उस बॉक्स को खोल देती है। संजना देखती है कि उस बॉक्स में एक गुलाब रखा हुआ है। अरे ये क्या है? इस बॉक्स को तो सालों से किसी ने नहीं खोला है, फिर भी इसके अंदर इतना ताजा गुलाब रखा हुआ है। इतना बोलकर संजना गुलाब सूंघकर उसकी खुशबू लेने लगती है। तभी बाहर से सावित्री की आवाज आती है, संजना बहू आजा, देख तेरे ससुर जी के चाचा चाची आ गई हैं। अपनी सास की आवाज सुनकर संजना बाहर जाती है। संजना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुलाब के खुशबू लेने के बाद वो किसी को नजर नहीं आ रही है। संजना अपनी सास के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी संजना के ससुर जी की चाची कहती है, अरे सावित्री, तेरी बहू कहाँ चली गई? देख तो, तेरे बुलाने पर भी नहीं आई। हमारी सास हमें आवाज लगाती थी तो हम सारे काम छोड़कर तुरंत भागते भागते आ जाते थे। ना जाने कब आएगी। बैठे बैठे मेरे कमर में दर्द हो रहा है। अरे अम्मा, आपको तो पता ही है आजकल की लड़कियां कैसे होती है। लगता है तैयार नहीं हुई होगी, बस थोड़ा इंतजार करिए, आ ही रही होगी। संजना वहीं खड़ी थी, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही थी। संजना अपने मन में सोचती है, लगता है बुढ़ापे की वजह से ये लोग अंधे हो गए हैं। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, फिर भी इन लोगों को मैं नजर नहीं आ रही। खुद में ये बोलकर संजना हंसने लगती है। फिर से संजना के ससुर जी की चाची बोलती है, अरे सावित्री, अब तो हद ही हो गई। ऐसा भी क्या तैयार हो रही है तेरी बहू? कौशल्य की बात सुनकर सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद में बोलती है, पता नहीं कहाँ रह गई। कभी तो बोलती है कि माँ जी, मुझे ज्यादा सजना धजना अच्छा नहीं लगता, और पता नहीं आज क्यों इतना टाइम लगा रही है। इसे तो मजा ही आता है मेरी नाक कटवाने में। संजना पास में ही खड़ी होकर ये सब देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसके बाद संजना अपने मन में सोचती है, सासू जी की चाची का तो समझ में आता है कि उनकी उम्र बहुत है, लेकिन मेरी सास को मैं नजर क्यों नहीं आ रही? मैं इन सबको नजर क्यों नहीं आ रही हूँ? इतना बोलकर संजना अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाकर संजना आईने में देखती है और हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मैं तो खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही हूँ। जरा पानी से मुंह धोकर आती हूँ। इतना बोलकर संजना पानी से अपना चेहरा धोने जाती है। संजना चेहरा धोकर फिर से शीशे के सामने आती है और फिर वो नजर आने लगती है। ओह गॉड, ये कैसा मैजिक है? मुझे तो लगता है जब से मैंने दादी जी का बक्सा खोलकर वो गुलाब की खुशबू ली है, तब से मैं किसी को नजर नहीं आ रही थी, और जैसे ही अब मैंने पानी से अपना चेहरा धोया तो सब ठीक हो गया। कहीं दादी जी का गुलाब जादुई तो नहीं? वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है। अपने पास गायब होने की शक्ति पाकर संजना बहुत खुश थी। एक दिन संजना की सास और उसके ननद रीति आपस में बात कर रहे थे। तभी संजना मन में सोचती है, ये दोनों माँ बेटी गुपचुप बातें क्या कर रही हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है ये दोनों मेरी ही बातें करती रहती हैं। अभी जादुई गुलाब की खुशबू लेती हूँ, उसके बाद गायब होकर सब कुछ पता लगाती हूँ। इतना बोलकर संजना जादुई गुलाब की खुशबू ले लेती है और गायब हो जाती है।
गायब होकर संजना अपनी सास और ननद की बातें सुनने लगती है। मम्मी, आजकल पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, इतना बुरा खाना बनाती है। आपको पता भी है मम्मी, कल मैंने भाभी को आलू के पराठे बनाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। अरे दिन भर तो फोन पर अपने घर वालों से बातें ही करती रहती है, फिर और किसी काम में उसका ध्यान कैसे जाएगा। मुझे तो लगता है भैया ने ही इसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। जब भी आते हैं इसे नई नई जगह पर घुमाने लेकर जाते हैं, हमें तो एक बार पूछते भी नहीं है। दोनों की बात सुनकर संजना अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। अब देखो कैसे सबक सिखाती हूँ इन दोनों को। इतना सोचकर संजना अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन रात को संजना का पति अंकित शहर से आता है। अगले दिन अंकित कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था और सावित्री अपनी बेटी के साथ बैठकर वही बातें कर रही थी। संजना गायब होकर वहां आती है और कमरे की खिड़की खोल देती है, जिसकी वजह से बाहर से जोर से हवा आती है और अंकित के सारे जरूरी कागजात हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंकित गुस्से से अपनी माँ और बहन को कहता है, अरे ये आप दोनों ने क्या किया? एक तो कितनी देर से यहाँ बैठकर बोले जा रही हैं और ऊपर से अब खिड़की भी खोल दिया। आप दोनों की वजह से मेरे सारे जरूरी कागजात पता नहीं कहाँ उड़ के चले गए। अरे भैया, हम तो यहाँ से उठे भी नहीं हैं, हमें नहीं पता खिड़की किसने खोला है। तू तो चुप ही रह। जब तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो तो तुम दोनों में से ही किसी एक ने किया होगा ना। बाहर से कोई भूत तो आकर करेगा नहीं। ये सब देखकर संजना बहुत हंस रही थी। अब जब भी संजना को मजे करने का मन करता था तो वो गायब होकर घर में उथल पुथल करती थी। एक दिन सावित्री किचन में बैठकर लड्डू बना रही होती है, तभी वहाँ गायब होकर संजना आ जाती है। सावित्री लड्डू बनाते बनाते बोलती है, अच्छा हुआ बहू अपनी सहेली के घर गई है, जब तक वो आएगी तब तक लड्डू बनाकर छुपा कर रख लूंगी। सावित्री की ये बात सुनकर संजना अपने मन में बोलती है, ओहो, माँ जी को तो देखो, आज सुबह तक तो इनके हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था और अभी कितनी जल्दी जल्दी लड्डू बना रही हैं। मेरे से छुपाकर लड्डू बना रही हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। इतना बोलकर संजना लड्डू में नमक मिला देती है। थोड़ी देर बाद सावित्री लड्डू खाने के लिए 2 लड्डू ले लेती है। अरे वाह, मेरे लड्डू तो दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी जल्दी से ये खा लेती हूँ, उसके बाद छुपा कर रख दूंगी और बहुत दिन तक खाऊंगी। सावित्री जैसे ही लड्डू खाती है वो तुरंत लड्डू उगल देती है। तभी संजना वहाँ आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? आपकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरा नमक का डब्बा खा लिया हो। अरे बहू, तू इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? संजना हंसते हुए बोलती है, अरे वाह माँ जी, लगता है आपने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए आप आराम से खाइए, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली जाती है। सावित्री सोचती रहती है कि आखिर उसने लड्डू में नमक कब डाला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ संजना अपने कमरे में जाकर बोलती है, दोनों माँ बेटी बिना वजह मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, जबकि मैंने कभी भी इनके किसी काम को मना नहीं किया है। इनको तंग करके मुझे तो बड़ा मजा आया। इस तरह संजना अपनी सास और ननद को सबक सिखा देती है और उस दिन से जब भी संजना को अपनी सास और ननद की कोई बात बुरी लगती थी तो वो गायब होकर इसी तरह उन दोनों को सबक सिखाती थी। धनतेरस के दिन घर में आई लक्ष्मी। ये कहानी सोनिया नाम की एक औरत की है। सोनिया अपने पति और सास के साथ रहती थी। सोनिया और उसके पति राहुल की शादी को 8 साल से ज्यादा हो गए थे, परंतु उन्हें अभी तक औलाद का सुख नहीं मिला था। सोनिया को दिन तो चढ़ते थे, लेकिन उसके पेट में बच्चा नहीं रुकता था। अब तो सोनिया और राहुल की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। एक दिन सोनिया की सास नियति देवी की बहन घर पर आई हुई थी। बहन, तेरी बहू को बच्चा होने वाला है कि नहीं? नहीं दीदी, अब तो हर जगह राहुल और सोनिया का इलाज करवा लिया। कोई डॉक्टर हकीम, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चों के भाग्य में क्या लिखा है। बहन, तो चिंता मत कर, भगवान कभी कभी सबकी परीक्षा लेते हैं। राहुल की माँ नियति देवी भी अपने बेटे और बहू के लिए बहुत परेशान रहती थी। कुछ समय बाद सोनिया फिर से गर्भवती हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका बच्चा मर गया।
जब डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए आपका बच्चा फिर से मर चुका है और हमें आपका 6ठी बार अबॉर्शन करना होगा। हम अबॉर्शन तो कर देंगे लेकिन बहुत रिस्क है। कैसा रिस्क मैडम? देखिए बार बार अबॉर्शन करने से महिला के शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हो सकता है इसके बाद आपकी बहू कभी मां ना बन पाए। डॉक्टर सोनिया को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ नियति देवी और राहुल बहुत परेशान थे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब सोनिया कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर उनके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, परंतु वो जानते थे कि उनसे ज्यादा दुख सोनिया को हो रहा होगा, इसलिए वो सोनिया को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद नियति देवी कहती है, हे भगवान, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें इतना बड़ा दुख क्यों नसीब हुआ? मम्मी जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही भाग्य में ये दुख क्यों आया कि अब कोई मुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगा? ऐसा कहकर सोनिया रोने लगती है। सोनिया की सास सोनिया को चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जा बेटा, मैं भी अब तुझे क्या दिलासा दूं? मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। भगवान ने एक उम्मीद की किरण दी थी, वो भी हमसे छीन ली। जाने दो माँ। सोनिया, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है ना, इसलिए तुम रेस्ट करो। ज्यादा परेशान होगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। उस दिन के बाद से सोनिया उदास रहने लगी थी। वो बस घर का काम करके अपने कमरे में बैठी रहती थी। एक दिन राहुल सोनिया के पास आकर कहता है, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी रहती हो सोनिया? चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं राहुल, मेरा घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सोनिया चाय बनाने चली जाती है और राहुल वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी राहुल के पास उसकी माँ आती है और अपने बेटे को इस तरह उदास बैठे हुए देखकर उससे कहती है, राहुल बेटा, मैं जानती हूँ माँ ना बनने का दुख एक माँ के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ आज तू भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊँ माँ, मेरे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। सोनिया के सामने मैंने आपको ये सब नहीं बताया क्योंकि वो टेंशन लेने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। दिन पर दिन हमारे दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। राहुल बिजनेस में घाटे की बात अपनी माँ को बता ही रहा था कि किचन में खड़ी सोनिया सारी बात सुन लेती है। वो चाय लेकर उनके पास आती है तो राहुल बात को खत्म करते हुए कहता है, अरे वाह सोनिया, तुमने चाय बना दी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन अब तुम्हारे हाथ की चाय पीकर मिनटों में खत्म हो जाएगा। राहुल, आप आज भी मुझसे ठीक से बातें क्यों छुपा नहीं पाते? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है कि आपको बिजनेस में आजकल बहुत नुकसान हो रहा है। ऊपर से मैं भी आपको कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। सोनिया, तुमने आज ये बात कह दी, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। तुम हो तो मैं हूँ। राहुल काम को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वो सोनिया को और परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन सोनिया की सहेली काजल उससे मिलने आती है। नमस्ते आंटी, मेरी दोस्त सोनिया कहाँ है? फोन पर उससे ज्यादा बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि आज उससे मिलने ही आ जाती हूँ। बेटा, तुमने बहुत सही सोचा। तुमसे बात करके बेचारी थोड़ी खुश हो जाएगी। अपने कमरे में है वो, तुम जाओ उसके साथ बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। सोनिया की सहेली काजल उसके कमरे में जाती है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते काजल सोनिया से कहती है, सोनिया, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता है। तुम एक काम करो ना, अनाथ आश्रम से कोई न्यू बॉर्न बेबी को गोद ले लो। तुम्हें भी बच्चों की खुशी मिल जाएगी और उस बच्चे को भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। लेकिन राहुल और सासू माँ ने अगर मना कर दिया तो? तू एक बार राहुल जी से बात तो करके देख, शायद बात बन जाए। उसी रात काजल के चले जाने के बाद सोनिया राहुल से इस बारे में बात करती है। क्यों नहीं सोनिया, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए। चलो हम दोनों माँ से इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद राहुल और सोनिया दोनों नियति देवी के पास जाते हैं और इस बारे में उससे बातें करते हैं। राहुल बेटा, मैंने सोनिया को कभी अपनी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया है। अगर तुम दोनों अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहते हो तो इसमें भला मुझे क्या आपत्ति होगी। मेरे लिए तुम दोनों की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। नियति देवी की बात सुनकर सोनिया बहुत खुश होती है। अगले दिन से ही सोनिया और राहुल अनाथ आश्रम में बच्चे को गोद लेने के लिए बात करने लगे।
लेकिन जैसा सोनिया और राहुल चाहते थे, उन्हें किसी भी अनाथ आश्रम में कोई भी नवजात बच्चा नहीं मिला। एक बार फिर से सोनिया की उम्मीद टूट गई। बेचारी एक बार फिर से दुखी हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही उम्मीद बची थी, अब वो भी खत्म हो गई। सोनिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन घर आती है। अरे सोनिया दीदी, देखो कौन आया है आपसे मिलने। अरे घर इतना खाली खाली क्यों है? जीजू और मम्मी जी कहाँ हैं? अरे नीलम, तूने तो यहाँ आकर मुझे सरप्राइज ही दे दिया। इतने दिनों बाद आई है, तुझे मेरी याद नहीं आती? आती है ना, लेकिन आपकी तरह मेरा भी एक अलग परिवार हो गया है। ससुराल से घर जाने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीधा आपके ससुराल ही आ जाती हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा आप बैठ, हम दोनों बातें करते हैं। सोनिया नीलम को गेस्ट रूम में बिठाती है और उसे खाने के लिए ढेर सारा नाश्ता देती है। दीदी आप भी मेरे साथ बैठो ना। और एक बात बताओ, आप और जीजू अनाथ आश्रम में बच्चे के लिए पता करने गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? नहीं बहन, वहाँ से भी हमें निराश होकर लौटना पड़ा। सब लोगों ने मना कर दिया कि उनके पास न्यूबॉर्न बेबी नहीं है। पता नहीं मैं क्या करूं, भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। अंदर ही अंदर मैं पूरे तरीके से टूट चुकी हूं। इस परिवार को मैं खुशियां भी नहीं दे पा रही हूं। मेरा ही नसीब खराब है, ना जाने अब मेरी सूनी को कौन भरेगा। दीदी मैं दूंगी आपको औलाद का सुख। मैं आपके लिए बच्चा पैदा करूंगी, क्योंकि मौसी भी तो माँ का ही रूप होती है ना। नीलम की ये बात सुनकर सोनिया बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, नीलम सच में तू मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा फैसला लेगी? हाँ दीदी, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये बात जब सबको पता चलती है तो सभी लोग नीलम की बहुत तारीफ करते हैं। देखते ही देखते कुछ टाइम बीत जाता है और नीलम का नवा महीना शुरू हो जाता है। बहू, नीलम का नवा महीना चल रहा है। मुझे लगता है दिवाली के आसपास ही उसका बच्चा होगा। हाँ मम्मी जी, डॉक्टर ने भी उसी टाइम की डेट दी है। मैं सोच रही थी कि नीलम के देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए मैं उसके घर चली जाऊँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। आखिर वो भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है। इस समय तुम्हें नीलम के पास ही होना चाहिए। सोनिया नीलम की देखभाल करने के लिए उसके ससुराल चली जाती है। एक हफ्ते बाद धनतेरस के शुभ दिन पर नीलम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ये लो दीदी, मेरा काम यहीं पर खत्म हुआ। धनतेरस वाले दिन अपनी लक्ष्मी को अपने पास रखो। सोनिया खुशी खुशी बच्ची को गोद ले लेती है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। आज के दिन तूने मेरी सोनी गोद भर दी। मैं अभी फोन करके राहुल और मम्मी जी को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। सोनिया पहले अपनी सास को फोन करती है और उसे ये खुशखबरी सुनाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसे भी खुशखबरी सुनाती है। बिना समय गवाए राहुल अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँच जाता है और बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है। राहुल और सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अरे मेरी पोती को मेरे गोद में तो दे। नीलम बिटिया, तुमने जो सोनिया के लिए किया है वो अमूल्य है। राहुल और सोनिया के जीवन में धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी का आना बहुत भाग्यशाली साबित होता है। राहुल जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेता है, उसको क्लाइंट का फोन आता है और वो कॉल पर ही एक बहुत बड़ी डील फाइनल करता है। माँ, इस बार धनतेरस हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। देखे ना, जैसे ही हमारी बच्ची हमारे गोद में आई, वैसे ही मैंने क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ा डील फाइनल कर लिया। हमारे घर में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। आप सही कह रही हैं जी, और ये सब कुछ नीलम की वजह से हो पाया है। नीलम, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं उतार पाऊंगी। नीलम मुस्कुरा देती है। सोनिया, राहुल और नियति देवी बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। इस तरह धनतेरस वाले दिन राहुल और सोनिया को भगवान से बहुत बड़ा उपहार मिलता है और उस दिन से वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।